नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति नायना। रिलायंस जियो का फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब काफी हद तक जियो के ग्राहकों के फोन नहीं लगने की शिकायत दूर हो सकती है, क्योंकि एयरटेल ने जियो को अतिरिक्त पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन यानी POI देने का ऐलान किया है, जो करीब 1.5 करोड़ ग्राहकों के लिए पर्याप्त होगी। भारतीय एयरटेल ने कहा कि रिलायंस जियो से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। आपको बताएं, एयरटेल ने रिलायंस जियो को बातचीत का न्योता दिया था। एयरटेल जियो के कमर्शियल ऑपरेशंस की शुरुआत से पहले से ही POI मुहैया करा रहा है, पर इसके बाद से जियो के पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल आरजीओ की एंट्री के बाद टेलीकॉम कंपनियों के बीच में एक विवाद खड़ा हो गया। क्या विवाद है? आरजीओ ने 12,000 पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन मांगे हैं। ये मांग मुख्य तौर पर है। जीएसएम ऑपरेटर्स करीब 120 पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन दे रहे हैं। मांग कितनी और सप्लाई कितनी हो रही है, इतना बड़ा अंतर देखिए। मतलब आरजीओ के कस्टमर्स को एक समय में 15 लाख कॉल्स की कनेक्टिविटी दे पाएंगे। आरजीओ करीब 15 करोड़ कॉल्स की कनेक्टिविटी की मांग कर रहा है। यहां पर भी डिमांड और सप्लाई में कितना बड़ा अंतर। फिलहाल कम पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन से कॉल्स कनेक्टेड नहीं हो पा रही है, और ये आपने भी महसूस किया होगा कि आरजीओ से कहीं और कॉल करते हैं तो कॉल्स कनेक्ट ही नहीं होते। टेलीकॉम कंपनियों के विवाद से आम उपभोक्ताओं को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा इस सर्विस का लाभ नहीं उठा पा रहे। POI कम होने से कॉल्स वेटिंग का समय भी बढ़ जाता है। साथ ही ग्राहकों को सस्ते 4G नेटवर्क का फायदा भी नहीं मिल पा रहा है। वो इसका फायदा उठाएं, लेकिन फायदा तो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आखिरकार इस विवाद का निपटारा होने के आसार तो लग रहे हैं, और इसी पर बातचीत करते मेरे सहयोगी असीम से। असीम, एक्चुअली ये काफी राहत भरी खबर है रिलायंस जियो के लिए। लगता है आने वाले टाइम में जो पूरा विवाद उठ खड़ा हुआ था, जिसकी बात हम कर रहे थे, और डिमांड सप्लाई जो POI के हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, वो खत्म हो पाएगा इसके बाद? अब सही कहा आपने कि टेलीकॉम उपभोक्ता जो है वो जो रिलायंस जियो का कनेक्शन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, वो थोड़ी राहत की उम्मीद कर सकते हैं। पिछले हफ्ते ही टेलीकॉम रेगुलेटरी TRA की एक बैठक हुई थी, और उसमें जो टेलीकॉम कंपनी है उनको कहा गया था कि आप आपस में बैठिए, नेगोशिएशन कीजिए, और उसके बाद आप पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जो है वो दीजिए। तो एयरटेल के अधिकारियों ने आज जो है रिलायंस जियो के अधिकारियों के साथ एक बैठक करी, और बैठक के बाद ये तय हुआ कि पॉइंट ऑफ कनेक्शन जो है वो जितने दिए गए हैं उससे 3 गुना जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे। यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जो है 15 करोड़ ग्राहकों को कॉल करने के लिए जो है 1.5 करोड़ ग्राहकों को कॉल करने के लिए जो है वो काफी होंगे। रिलायंस जियो के अभी तक 70 से 80 लाख ग्राहक जो है वो जोड़ चुके हैं, और आने वाले दिनों में और तेजी से जो फ्री सिम के जरिए ग्राहक जोड़ रहे हैं। तो जितने भी ग्राहक जोड़ेंगे उनको काफी आसानी होगी कि उनके जो कॉल ब्लॉक हो रही थी या फिर उनकी कॉल जो है चौक हो रही थी, वो अब नहीं हो पाएगी, होगी। वो सीधे और आसानी से जो है बात कर पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया असीम इस खबर पर बातचीत के लिए आपका। वैसे रिलायंस जियो के लिए फिलहाल वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP कॉल संभव नहीं है। अभी तक पुरानी टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल टर्मिनेशन की इजाजत नहीं दी। आपको बताएं, रिलायंस जियो ने सबसे बड़ा IP बेस्ड नेटवर्क तैयार किया है। कंपनी की जियो चैट मैसेंजर के जरिए VoIP कॉल्स कराने की योजना है। दूरसंचार विभाग VoIP कॉल को मंजूरी दे चुका है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों को इस पर ट्राई के गाइडलाइंस का इंतजार है। फिलहाल इंटरनेट से इंटरनेट कॉल करने की सुविधा है, लेकिन इंटरनेट से बिना नेट वाले फोन पर कॉल करना संभव ही नहीं। और जियो के लॉन्च से टेलीकॉम की दुनिया में हलचल मचाने के बाद अब रिलायंस की नजरें भारतीय टैक्सी बाजार पर है, और ऐसी खबरें हैं कि जल्दी रिलायंस बाजार में अपनी टैक्सी भी उतार सकती है। वहीं टैक्सी ड्राइवर्स को भी उम्मीद है कि रिलायंस की एंट्री उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। टैक्सी बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज की एंट्री। ग्राहकों, टैक्सी ड्राइवरों के आएंगे अच्छे दिन। टैक्सी बाजार में हलचल मचने वाली है। टैक्सी ऑपरेटर्स की दुनिया में एक और दमदार प्लेयर की एंट्री होने वाली है, जिसका इंतजार सबको है। ऐसी खबरें हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज टेलीकॉम के बाद अब टैक्सी बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। हालांकि जब जी बिजनेस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से संपर्क साधने की कोशिश की, तो कंपनी ने इस खबर का खंडन किया। लेकिन टैक्सी बाजार में 3 साल से खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज टैक्सी सर्विस शुरू करने वाली है, और टैक्सी ड्राइवर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
रिलायंस में तो जब ही जुड़ेंगे जब उसमें काम मिलेगा, अच्छा इंसेंटिव अच्छा मिलेगा, जब आज हर कोई जुड़ेगा उससे। वैसे तो ये ओला और उबर जो 2 कंपनियाँ उसमें ही काम नहीं है। उबेर सर अभी हम उबेर में काम कर रहे हैं। अब अगर उबेर से बेटर अगर रिलायंस कंपनी देती है तो फिर नॉर्मल सी बात है, उसमें भी जुड़ जाएंगे। खबरों के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ओला उबर की तरह कैब एग्रीगेटर नहीं होगी, बल्कि रिलायंस अपनी सर्विस के लिए टैक्सी खरीदेगी और फिर लीज पर लेगी। वहीं रिलायंस ड्राइवरों को महीने के हिसाब से सैलरी पर रखेगी। रिलायंस कम कीमत पर लग्जरी गाड़ी भी मुहैया करा सकती है। इसके अलावा रिलायंस अपनी टैक्सी को जियो सर्विस से लिंक भी कर सकती है, जहां आपको टैक्सी में फ्री वाईफाई की सुविधा मिल सकती है। जबकि इसके अलग ओला उबर जैसी कंपनियां कमीशन के आधार पर काम करती हैं, यानी जितनी भी ट्रिप आप करेंगे और कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा ये कंपनियां चार्ज करती हैं। आमतौर पर कंपनियां आपसे हर ट्रिप का 15 से 20% कमीशन वसूलती हैं और उसके अलावा करीब 5% का सर्विस चार्ज। यानी कैब एग्रीगेटर्स के साथ जुड़कर ड्राइवर अपनी मन मर्जी से काम करते हैं, लेकिन रिलायंस से जुड़कर ड्राइवर महीने की सैलरी ही कमा पाएंगे। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि रिलायंस बेहतर कमीशन के साथ बेहतर सुविधाएं भी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काफी राहत भरी खबर हो सकती है। 19 सितंबर से सोशल नेटवर्किंग सर्विस ट्विटर अपनी 140 कैरेक्टर लिमिट में बदलाव कर सकता है। नए फॉर्मेट से अब आपके ट्वीट में किसी का यूजर नेम काउंट नहीं होगा। इसके साथ ही नए ट्वीट्स में मीडिया अटैचमेंट्स जो होते हैं वो भी काउंट नहीं होंगे, जैसे वीडियो पोल्स, कोड ट्वीट्स, इमेजेस वगैरह। इसके साथ ही ट्विटर यूजर के अपने ट्वीट में ही रीट्वीट बटन ऑप्शन देने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे उससे अपने ही ट्वीट को रीट्वीट या फिर वो क्विट कर पाएंगे। आम बजट में रेल बजट के मर्जर होने से रेलवे को करीब 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। रेल बजट के मर्ज होने की सूरत में रेलवे को अलग से डिविडेंड नहीं चुकाना होगा। रेल बजट के मर्जर पर बनी जॉइंट कमेटी ने रेलवे के अलग से डिविडेंड नहीं चुकाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को सौंपा है। रेलवे हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर चुकाता है और माना यह जा रहा है कि अगले साल रेलवे बजट अलग से पेश नहीं होगा। हालांकि इस प्रस्ताव को अभी कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। विजय माल्या की बात कर लेते हैं। गोवा का मशहूर किंगफिशर विला नीलाम होगा उनका। एसबीआई कैप्स ने विजय माल्या के इस बंगलो को 19 अक्टूबर को उसकी नीलामी करने का फैसला किया है। बंगलो खरीदने के लिए कम से कम 85 करोड़ रुपए की बोली लगानी होगी। विजय माल्या की शान शौकत और रंगीन पार्टियों की पहचान बन चुका गोवा का किंगफिशर विला नीलाम हो रहा है। जो विला देश में लाइफस्टाइल और लग्जरी का बेंचमार्क माना जाता था, अब वो माल्या के बजाय किसी और का हो सकता है। 19 अक्टूबर को 11 बजे से 12 बजे के बीच ई ऑक्शन के जरिए नीलामी की जाएगी। बैंकों की ओर से एसबीआई कैप्स ने बंगलों के लिए बोले की कम से कम रकम 85 करोड़ 29 लाख रुपए तय की है। कैंडोलिम इलाके की इस बंगलों का एरिया 12,350 वर्ग मीटर में फैला है। जो लोग बंगलों को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं वो 26 और 27 सितंबर के अलावा 5 और 6 अक्टूबर को 11 से शाम 5 बजे तक देख सकेंगे। किंगफिशर एयरलाइंस को दिया गया लोन ना चुका पाने की वजह से किंगफिशर विला नीलाम हो रहा है। बैंकों का करीब 7,000 करोड़ रुपए का मूल कर्ज बकाया है। बैंक जिसकी रिकवरी के लिए विला नीलाम कर रहे हैं। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इसी साल मई में एसबीआई को बंगलों का कब्जा मिला था, जिसके बाद माल्या को कर्ज चुकाने की मोहलत दी गई थी। लेकिन माल्या के कर्ज न चुका पाने के बाद इसे नीलाम किया जा रहा है। माल्या का ये विला बैंकों के पास किंगफिशर एयरलाइंस को लोन के बदले गिरवी था। बैंकों ने इससे पहले मुंबई के किंगफिशर हाउस को नीलाम करने की कोशिश की थी, लेकिन रिजर्व प्राइस को एक बार घटाने के बाद भी कोई खरीदार नहीं मिल पाया। माल्या से रकम की वसूली के लिए विंटेज कारों और किंगफिशर एयरलाइंस के दफ्तर में रखे सामान को भी नीलामी के लिए लाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया, मुंबई। ऑनलाइन शॉपिंग में एक बार फिर से सुनहरा मौका आने वाला है। फेस्टिव सीजन में साल की तरह और हर साल की तरह इस बार भी ऑनलाइन सेल लगने वाली है, यानी आपके लिए अच्छा मौका है खरीदारी करने का और सेल का फायदा उठाने का। हम आपको बताते हैं कि कब से शुरू हो रहा है ऑनलाइन सेल इस रिपोर्ट में।
त्योहारों का सीजन करीब है और एक बार फिर ऑनलाइन शॉपिंग की जंग के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश की दिग्गज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स Amazon और फ्लिपकार्ट अपने फ्लैगशिप सेल्स इवेंट के लिए कमर कस रही हैं। इस बार कंपनियां अक्टूबर में बम्पर सेल के जरिए प्रतिस्पर्धा में उतरने वाली हैं। बताया जा रहा है कि इस बार Amazon 3 अक्टूबर से शुरू होने वाली फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल से पहले बड़ा धमाका कर सकती है। जानकारों के मुताबिक Amazon 1 अक्टूबर से ही ग्रेट फेस्टिवल सेल की शुरुआत करने वाली है। Amazon इंडिया इस बार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मार्केटिंग और विज्ञापन पर पहले से 2 गुना या तिगुना खर्च कर सकती है। दोनों एक दूसरे को टक्कर देने के लिए नए प्लान पर काम कर रही हैं। साथ ही स्नैपडील भी कस्टमर्स को लुभाने के लिए मार्केटिंग पर भारी भरकम रकम खर्च कर रही है। स्नैपडील ने हाल ही में अपना लोगो भी बदला है। बिग बिलियन डे सेल की मार्केटिंग और विज्ञापन पर फ्लिपकार्ट इस साल 30 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। कंपनी ने अपने इस सालाना इवेंट के लिए कई बड़े ब्रांड के साथ एक्सक्लूसिव करार भी किया है। इस मौके पर फ्लिपकार्ट कस्टमर्स को EMI का ऑफर भी देगा। बताया जा रहा है कि कंपनी इस साल ₹1 वाला ऑफर भी ला सकती है। 2 साल पहले ये ऑफर काफी सफल रहा था। मिंत्रा भी इस साल BBD में शिरकत कर सकती है। सेल इवेंट के दौरान भारी भरकम ट्रैफिक को संभालने के लिए कंपनी 10,000 टेम्परेरी कर्मचारियों की भर्ती भी करेगी। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे इवेंट का मुकाबला करने के लिए Amazon ने भी पूरी तरह कमर कस ली है। Amazon का ग्रेट फेस्टिवल सेल इस साल 1 अक्टूबर से शुरू हो सकता है, जिसके 5 अक्टूबर तक चलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक इस इवेंट के मार्केटिंग और विज्ञापन पर Amazon 125 से 230 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कंपनी के इस इवेंट के दौरान कस्टमर्स को भारी भरकम छूट के साथ शानदार ऑफर भी मिलेंगे। ऑनलाइन मार्केटप्लेस में नंबर 1 की जंग लड़ रही दोनों कंपनियों के लिए सेल का ये मौका महत्वपूर्ण है। इस जंग में चाहे जो भी कंपनी बाजी मारे, लेकिन असली फायदा तो ग्राहक का ही होना है। तो आप भी कमर कस लीजिए इस मौके का फायदा उठाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं इस बीच ऑनलाइन कंपनियों के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने सवाल उठाए हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट का कहना है कि ये संभव नहीं कि ऑनलाइन कंपनियां उत्पादों की कीमत प्रभावित न करें। इस मुद्दे पर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत की अध्यक्षता में इस मुद्दे को लेकर बैठक भी हुई थी। इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट की दलील थी कि ऑनलाइन कंपनियां अपने माल को गोदामों में स्टोर करती हैं, लिहाजा वो डिस्काउंट और कमीशन देकर उत्पादों की कीमत प्रभावित करती हैं। मार्च में सरकार ने ऑनलाइन कंपनियों के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों को मार्केट प्लेस फॉर्मेट में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% FDI को मंजूरी दी थी। टाटा सन्स के चेयरमैन सारिस मिस्त्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि टाटा ग्रुप ने पिछले 3 साल में $2,800 करोड़ यानी करीब 1,87,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा टाटा ग्रुप की कंपनियों को आगे बढ़ने की जरूरत है। मिस्त्री ने कहा कि कंपनी की रणनीति कंज्यूमर के करीब जाने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति सभी तरह की इंडस्ट्रीज को बदल रही है। टाटा ग्रुप ने 3 नए डिजिटल वेंचर्स लॉन्च किए हैं। मिस्त्री ने बताया कि टाटा ग्रुप ने 7,000 से ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किए हैं। साथ ही उन्होंने सभी कंपनियों को बोल्ड होने की हिदायत भी थी। इस इंटरव्यू में मिस्त्री ने कहा कि कंपनियां सही वजह के लिए कड़े फैसले लेने से ना चूकें। साथ ही कहा कि टाटा ग्रुप ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखकर मौके तलाश रहा है। टाटा मोटर्स में टर्न अराउंड दिखना शुरू भी हो गया है। रिलायंस होम फाइनेंस की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी। रिलायंस कैपिटल के बोर्ड ने लिस्टिंग को मंजूरी दे दी है। निवेशकों को रिलायंस कैपिटल के एक शेयर पर होम फाइनेंस का एक शेयर फ्री मिलेगा। नई कंपनी में रिलायंस कैपिटल की 51% हिस्सेदारी होगी। होम फाइनेंस बिजनेस की अलग से लिस्टिंग का मकसद होम फाइनेंस बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाना है। खबर दिल्ली से, जहां पर चिकनगुनिया का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक इससे करीब 6 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन हालात कैसे और बिगड़ते जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में चिकनगुनिया से मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। गंगाराम अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत हो गई। राजधानी में डेंगू से 10 लोगों की जान जा चुकी है। मलेरिया से भी 2 लोग जान गंवा चुके हैं। आज भी केजरीवाल समेत आधे से ज्यादा मंत्री दिल्ली से बाहर हैं। दिन भर गोवा में आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार करके लौटे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली वाले अब मोदी और LG के भरोसे हैं। ये भी बताया कि चिकनगुनिया से कोई मौत नहीं होती।
आपने बिल्कुल जवाब दिया, एलजी भरोसे और मोदी भरोसे, दिल्ली सरकार के भरोसे नहीं। सबसे बड़ा ये मीडिया का क्रिएटेड पैनिक है और मीडिया को कहते हैं सुपारी दी जाती है कि आप उठा के इसको पैनिक बनाइए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि गंभीर बीमारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकारों को इस मामले में गंभीर होना चाहिए और गंभीरता से लेना चाहिए। यह कोई ब्लेम गेम और दोषारोपण का समय नहीं है। एमसीडी के मुताबिक दिल्ली में चिकुनगुनिया के अब तक 1700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बैंगलोर से खबर, कावेरी के पानी पर कर्नाटक और तमिलनाडु में तनाव बरकरार है। हालांकि आज हालात थोड़े काबू में है। पीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बेंगलुरु के 16 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है। हिंसा को देखते हुए जगह जगह कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बेंगलुरु में 15,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके अलावा आरएएफ, क्विक रिएक्शन टीम, सीआईएसएफ, बीएसएफ और 3,000 होमगार्ड के जवान भी तैनात हैं। हिंसा प्रभावित मांड्या में आईटीबीपी और कर्नाटक पुलिस ने आज फ्लैग मार्च भी किया। 350 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले चुके हैं और अभी भी जारी है। जहां भी जो दंगे फसाद जो किए इन्होंने वो है, ज़्यादातर गाड़ियां जलाई गई हैं। लास्ट नाइट वी हैव रिसीव्ड अबाउट 10 कंपनीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस व्हिच वी हैव डिप्लॉयड इन सेंसिटिव एरियाज। पीएम ने भी दोनों राज्यों के लोगों से शांति की अपील की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कावेरी पानी के बंटवारे पर जिस तरह के हालात कर्नाटक और तमिलनाडु में बने हैं वो बहुत दुखद है। मुझे व्यक्तिगत पीड़ा है। किसी भी समस्या का हल हिंसा के द्वारा नहीं निकाला जा सकता। लोकतंत्र में समाधान संयम और आपसी बातचीत से ही निकलता है। इस विवाद का हल कानून की परिधि में ही संभव है। पिछले 2 दिन से जिस तरह की हिंसा और आगजनी हो रही है उसमें नुकसान किसी गरीब का ही हो रहा है, हमारे देश की संपत्ति का ही हो रहा है। देश के सामने आई विपरीत परिस्थितियों में पूरे देश के लोगों की तरह कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों ने हमेशा पूरी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। मेरी कर्नाटक और तमिलनाडु की जनता से अपील है कि संवेदनशीलता के साथ ही अपने नागरिक कर्तव्यों को भी याद रखें। मुझे भरोसा है कि आप राष्ट्र हित और राष्ट्र निर्माण को सर्वोपरि समझेंगे और हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी के बजाय संयम, सद्भावना और समाधान को प्राथमिकता देंगे। कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी को लेकर विवाद 135 साल पुराना है। इस विवाद पर आखिरी फैसला 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का आया। कोर्ट ने कहा कर्नाटक कावेरी से रोज 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दे। फैसले के विरोध में कर्नाटक से तमिलनाडु तक हिंसा हुई। कर्नाटक सरकार ने याचिका दायर की। कोर्ट ने कहा कर्नाटक अब तमिलनाडु को 20 सितंबर तक रोज 12,000 क्यूसेक पानी दे। वहीं शहाबुद्दीन की जमानत मामले में बिहार में जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन में तकरार बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट में। बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत पर बिहार में महागठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। नीतीश के खिलाफ आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद के बयान का जेडीयू ने विरोध किया, जिसके बाद लालू ने रघुवंश प्रसाद को नसीहत दी। कहा पार्टी के नेता सीधे उनसे बात करें। लालू ने यह भी कहा कि शहाबुद्दीन ने कुछ गलत नहीं किया। अगर वो कुछ बोले कि लालू जी हमारे नेता हैं तो पार्टी का है तो पार्टी का है तो नेता अपना पार्टी का बोलेगा ही। इसलिए कोई डेरोगेटरी बात हम नहीं समझते कि नीतीश जी को। नीतीश जी महागठबंधन का सबका नेता है सब। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा जरूरत पड़ने पर शहाबुद्दीन पर सीसीए यानी क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाया जा सकता है। इशारों में सीएम नीतीश कुमार का भी दर्द छलका। सरकार उसका निरीक्षण करेगी, अगर ऐसा आवश्यक होगा तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। हम अकेले हैं, जीव है ना, उसके चारों तरफ 32 दांत है ना, वही मेरी स्थिति है। जब कोई बड़ा काम करता है तो उसकी स्थिति जीव वाली हो जाती है और चारों तरफ से ये जो 32 दांत है। चलिए 10 सितंबर को जेल से रिहा होने के बाद शहाबुद्दीन ने लालू को अपना नेता बताया था और नीतीश को परिस्थितियों का नेता कहा था। शहाबुद्दीन ने नीतीश की तुलना झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा से भी की थी। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने शहाबुद्दीन के बयान का समर्थन किया था।